Assalamualaikum. I am Dr. Zari from Gyne Unit 2. Today our topic of lecture is abnormal labor. I hope all of you will be fine at home and healthy. आपका जो लास्ट लेक्चर था वो नॉर्मल लेबर के से रिगार्डिंग था, तो उसी का सीक्वल ही है ये abnormal लेबर। पहले आपने नॉर्मल लेबर का मैकेनिज्म और सब कुछ देखा कि नॉर्मल लेबर किस तरह होती है, तो अब देखेंगे abnormal लेबर की डेफिनेशन क्या है और वो कैसे, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे। नाउ लेट्स। A 28 years old priming gravida admitted in labor room at 40 weeks and 4 days gestation with spontaneous rupture of membranes before labor, promised pre-labor rupture of membranes. On examination, Liker was clear, her CTG and vital signs were normal, and she was allowed to wait for 24 hours for spontaneous onset of labor. She had regular contractions about 4 to 10 in 8 hours, 3 to 4 in 10 minutes after 8 hours. On abdominal examination, fetus is of average size, lie is longitudinal, she is 5 cm dilated, cervix is effaced, soft, central. 4 hours later, contractions are 2 to 3 by 10 of mild consistency, cervix is still 5 cm dilated. What is your diagnosis and how will you मैनेज? क्या देखा आपने कि सिनेरियो से जो लेबर है वो नॉर्मली स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन स्लोज डाउन हो गई हैं और लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रही। अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल लेबर की क्या डेफिनेशन है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है एबनॉर्मल लेबर। सर्वाइकल डायलेटेशन में डिले है, ये प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो डिसेंड नहीं हो रहा, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि लेबर डिले होने की वजह से साइंस ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज एंड फीटल डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। और फर्दर क्या होता है कि मैल प्रेजेंटेशन, मैल पोजिशंस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रीवियस स्कार, ये सब कॉम्प्लिकेटेड और एबनॉर्मल लेबर के सिनेरियोज हैं, ठीक है। रफली अगर आप कहें कि एक्टिव लेबर अगर लेस देन 12 आवर्स, अगर मोर देन 12 आवर्स प्राइमी में और मोर देन 8 आवर्स मल्टी में है तो ये एबनॉर्मल लेबर है। ये 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े हैं नॉर्मल लेबर के 3 P's क्या है, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, पार्टोग्राम जो है ना, ये एबनॉर्मल लेबर का पता कैसे चलेगा? हमेशा आपने ना पार्टोग्राम मेंटेन करना होता है लेबर का, फिर ही आप डिफाइन कर सकते हैं ना कि लेबर नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो ये पार्टोग्राम का सर्वाइकल डायलिटेशन वाला पार्ट है जिसको हम सर्वाइकोग्राम कहते हैं। अभी देखिए 0 से 10 सेंटीमीटर की सर्विस डायलिटेशन है ये शो की हुई सेंटीमीटर में, और ये टाइम है लेबर का आवर्स के अंदर, ठीक है। अब ये रेड लाइन जिसको शो करिए, ये लो जो है ना वो चल रहा है, डायलिटेशन नहीं हुई हुई, मतलब 2 सेंटीमीटर से भी लेस डायलिटेशन है ना, और ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है और ये कितना टाइम पास हो गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ए लाइन जिसको शो करी है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज को। तो लेटेंट फेज क्या है? जो एक्टिव फेज से पहले की फेज है वो लेटेंट फेज है, ठीक हो गया। ये बी लाइन क्या शो करी है कि पेशेंट की लेबर तो स्टार्ट हो गई, एक्टिव में जाना भी स्टार्ट हो गई, 4 सेंटीमीटर तक जो है ना वो चली गई, लेकिन उसके बाद फिर वो डिले होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज है, ठीक है। अब इसमें क्या कि लेबर तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस की, ये फॉरन जो है ना 6 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गई, लेकिन फिर एक प्लेट्यू फेज आ गया है इसके अंदर ना, जिसमें फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही, और वो तकरीबन 2 to 4 आवर्स के बाद फिर जो है ना ये फिर डायलिटेशन हुई। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अरेस्ट। तो प्राइमरी अरेस्ट में क्या और सेकेंडरी अरेस्ट में डिफरेंस है कि प्राइमरी अरेस्ट में जो एक्टिव फेज थी लेट, ओवरऑल वो डिसफंक्शनल थी, ठीक है। और सेकेंडरी अरेस्ट में क्या है कि एक्टिव फेज तो फटाफट स्टार्ट हो गई, लेकिन अब क्या है कि उसका जो है कुछ एक 6-7 सेंटीमीटर के बाद एक अरेस्ट हो गई है, मतलब हेल्ड होगी, और फिर फर्दर जो है ना वो उसके अंदर ये जो है ना प्रोसीड करेंगे लेबर आगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या और नए डेफिनेशन हैं। अब प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। अब लेटेंट फेज क्या है? जब ये पेशेंट तो एक्टिव फेज में एंटर ही नहीं हुई ना, तो मोर देन 3 to 8 आवर्स है, जो कि आर्बिट्रेरी जो एक लाइन है, या आप उसको देख लेंगे उसकी ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 3 to 8 एवरेज होती है, अगर इससे ज़्यादा हो तो प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज है। अब इसमें क्या है कि फेलियर ऑफ द केमिकल चेंजेस इन सर्विक्स। सर्विक्स आपने पढ़ा है कि क्या ट्यूबुलर और फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन है इसको होल्ड करके रखना प्रेगनेंसी को। जब टर्म जो है वो अचीव होती है और जो है लेबर स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले सर्वाइकल चेंजेस होती हैं, हाइड्रोलिसिस होती है, डिजनरेशन होती है सर्विस के फाइबर के अंदर, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वाटर रिटेंशन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। उससे क्या होता है कि सर्विस जो है ना वो
सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो डायलेट करना स्टार्ट होती है और उस तरह फिर लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उसमें चेंजेस ही नहीं आई, सर्विक्स फर्म रहेगी तो लेबर भी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। या अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, सर्विस के अंदर कोई चेंजेस नहीं है तो डायलेट नहीं होगी, जिसको हम सर्वाइकल डिस्टोर्शिया भी कहते हैं। अब मैनेजमेंट क्या होती है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज की। अब इसमें क्या है कि आपने पेशेंट को गुड एनाल्जेसिया देना है, जिससे कि लेबर पेन्स का फियर होता है, इससे पेशेंट लेबर में नहीं जा रही होती ना, एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जो है ना वो इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब होती है, इसके से लेबर प्रोग्रेस नहीं करती, ठीक है। लेबर के जो हार्मोन्स है ना उसका इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, ठीक है ना। तो इसलिए पेशेंट को आपने पेन फ्री रखना है, रीएश्योर करना है कि जो है ना ये लेबर एक नेचुरल प्रोसेस है और टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। हाइड्रेट रखना है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन और कीटोसिस भी एक बहुत बड़ी कॉज है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज की। ARM क्या है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि मेम्ब्रेन्स हम खुद रप्चर करते हैं। इससे क्या होता है कि नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे और जो है ना वो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है ना वेल अप्लाइड हो जाता है सर्विक्स में, उससे सर्विक्स स्ट्रेच होती है और ये फर्दर स्टिमुलस मिलता है डायलिटेशन के लिए और लेबर पेन्स को स्टिमुलेट करने के लिए। और ऑक्सीटोसिन से तो आप वेल अवेयर हैं कि क्या होता है कि ये लेबर को एनहांस और ऑगमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशंस क्या है, प्राइमरी अरेस्ट, सेकेंडरी अरेस्ट और अरेस्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। अब प्राइमरी अरेस्ट क्या है कि इनिशियल ही डिसफंक्शन लेबर एक्टिव फेज ही प्रोलॉन्ग चल रही है, डायलिटेशन स्लो है, 4 आवर्स के अंदर लेस देन 2 सेंटीमीटर जो है ना वो डायलिटेशन हो रही है। जब आप ऑटोग्राम मेंटेन करते हो तो हम इस तरह ही करते हैं ना कि 4 आवर्ली पेल्विक एग्जामिनेशन रिकमेंडेड होता है, लेकिन अगर लिवर एबनॉर्मल होगी तो फिर आप 2 आवर्ली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरीज में नॉर्मल जो डायलिटेशन वो क्या होती है, यूजुअल लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर होती है, मल्टीज़ में 1 सेंटीमीटर पर आवर होती है, एक्टिव में जाकर तो बल्कि 2 सेंटीमीटर पर आवर हो जाती है। लेकिन अगर 4 आवर्स के अंदर 2 सेंटीमीटर से कम डायलिटेशन हो रही है तो फिर ये प्राइमरी डिसफंक्शन लेबर है या प्राइमरी अरेस्ट हो रहा है एक्टिव फेज ऑफ लेबर का, ठीक है। ज़्यादा कॉमन जो होती है ना प्राइमरी ग्रेविटा में होती है, मल्टीज़ में ज़रा सेकेंडरी अरेस्ट ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है, CPD, मैल प्रेजेंटेशन और मैल पोजिशन। मतलब आप में जो है ना पेशेंट लिवर में तो एंटर हो गई है लेकिन CPD हम रूल आउट नहीं कर पाए, या कोई मैल प्रेजेंटेशन थी जिसका डायग्नोज नहीं हुई, या मैल पोजिशन थी जो कि पेशेंट एक्टिव फेज में गई है तो आपको पता चला है कि बेबी का जो हेड है वो मैल पोजिशन है। सबसे कॉमन मैल पोजिशन वो क्या है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। अब सेकेंडरी अरेस्ट क्या होता है कि लेबर तो नॉर्मली प्रोग्रेस हो रही थी, 6-7 सेंटीमीटर के बाद जब पेशेंट बिल्कुल ही मतलब एक्टिव फेज में एंटर हो चुकी है तो लास्ट में जाकर वो फिर अरेस्ट हो गई लेबर। तो इसकी फिर कॉजेज़ क्या होती हैं कि वही अगेन मैल प्रेजेंटेशन, मैल पोजिशन, CPD, इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। प्राइमरी में भी इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ना प्राइमरी अरेस्ट के अंदर वो भी मेजर कॉज होता है। तो सेकेंडरी अरेस्ट जो है ये सी कॉजेज़ और प्राइमरी के। अब ये देखें आप, ये पहले भी आपने पार्टोग्राम देखा और इसके अंदर भी आप देखें, ये रेड लाइन क्या है, ये प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर है, मतलब कि पहले लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हुई और फिर वो एक्टिव फेज भी जो है ना प्रोलॉन्ग चल रही है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ग्रीन कलर की लाइन क्या शो करी है कि जो चल रहा था उसके अंदर कि फ़ौरन 5-6 सेंटीमीटर डायलेट हो गई, लेकिन यहाँ जाकर सेकेंडरी अरेस्ट आ गया। अब अरेस्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, अब सेकेंडरी अरेस्ट और अरेस्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर डिफरेंट है। जो सेकेंडरी अरेस्ट है वो फर्स्ट स्टेज का अरेस्ट है कि फर्स्ट स्टेज में 5-6 सेंटीमीटर डायलेट होकर जब थोड़ी ही फर्स्ट स्टेज रह जाती है तो पेशेंट जो है ना वो अरेस्ट हो जाती है लेबर में आकर, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है इसमें क्या कि सर्विक्स तो पूरी डायलेट हो गई है और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई है, लेकिन हेड डिसेंड नहीं हो रहा, सर्विक्स इज पूरी डायलेटेड, तो इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। सेकेंडरी अरेस्ट इज अरेस्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और अरेस्ट इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब सर्विक्स पूरी डायलेट हो गई है और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो डिलीवरी इमिनेंट नहीं है सेकेंड स्टेज में, मतलब लग रहा है कि पूरी डायलेट है लेकिन हेड डिलीवर नहीं हो रहा। अब कॉजेज़ क्या है, वही मैल पोजिशन, मैल प्रेजेंटेशन, CPD, रेजिस्टेंट पेरिनियम जो कि प्राइमरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होती है, फियर और एग्जॉस्शन ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है। अब पुअर प्रोग्रेस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इसकी क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है, और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। आपने वैसे ही पढ़ा कि लेस देन 2 सेंटीमीटर पर 4 आवर्स तो एबनॉर्मल लेबर है। अब फेलियर टू डिसेंट भी हो रहा है क्योंकि ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं हो रही, डिसेंट भी नहीं हो रहा। कॉजेज़ क्या है, 3 P's हैं, पावर्स, पैसेज और पैसेंजर। पावर्स क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, पैसेज जो है वो पेल्विस और यूट्राइन कैविटी, सर्वाइकल कैनाल, विजाइनल कैनाल, जिसको बर्थ कैनाल कहते हैं, और पैसेंजर कौन है, वो बेबी।
अब जो ये पावर्स, जो फर्स्ट पी है, इसमें क्या होता है कि डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, हमने क्या पढ़ा कि 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स 40 to 45 सेकेंड्स की हो तो वो एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। उससे कम फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी होगी तो डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, जो कि प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है। ज़्यादा कॉमन किस में होता है? प्राइमरी ग्रेविटा में। अब इसमें आपने क्या करना होता है, 4 वाली एग्जामिनेशन नहीं बल्कि 2 वाली रिपीट करना है, ताकि आप जल्दी डायग्नोज कर जाएँ कि प्रॉब्लम आ रहा है। ऑक्सीटोसिन देंगे, मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये आपने एक वर्ड सुना होगा, डोला का वर्ड है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे रूरल एरियाज़ में, जो हमारे गाँव वगैरह में, इसमें पेशेंट क्यों प्रेफर करती हैं होम डिलीवरीज, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट होती है। वहाँ पे एक कंपनिंग पर्सन होता है उनके साथ में, ठीक है ना, जो कि दाई भी हो सकती है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है, फैमिली की कोई फीमेल मेंबर हो सकती है, ठीक है, जो कि इमोशनली पेशेंट को बहुत सपोर्ट देती है लेबर में। तो इससे क्या पेशेंट के लिए लेबर पेन लेना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो रिसर्च हुई थी ये जो है इसमें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई अकम्पनिंग पर्सन हो जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट देना, तो इवन के पेशेंट को एनाल्जेसिया की ज़रूरत भी नहीं रहती लेबर में, ठीक है। तो उसको हम डोला कहते हैं उस पर्सन को जो कि हेल्थ मतलब कह लें केयर पर्सनल है या कोई रिलेटिव है जो लेबर में इमोशनल सपोर्ट देता है, ठीक है। फेलियर टू प्रोग्रेस को हम कब डिफाइन करेंगे? जब 4 to 6 आवर्स हो जाए डिस्पाइट कि आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। पार्टोग्राम मेंटेन किया, एग्जामिनेशन करते रहे, ऑक्सीटोसिन दी, कंटिन्यू जो ARM किया और एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस थी, फिर भी प्रोग्रेस नहीं हुई, डायलेशन नहीं हो रही, डिसेंड नहीं हो रहा, और 4 to 6 आवर्स यूजली हम 4 आवर्स देते हैं एज अ सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है? सिजेरियन सेक्शन प्रोसीड करना है। मल्टी ग्रेविटा में क्या कॉज होती है? CPD, मैल पोजिशन और मैल प्रेजेंटेशन। डिसफंक्शनल आमतौर पे प्राइमरी ग्रेविटा में होता है जो, ठीक है। अब नेक्स्ट पी है पैसेज। पैसेज में अगेन वही क्या है, बोनी पेल्विस, यूट्रस भी हो गई, यूट्राइन की उनकी एनॉमलीज होती हैं ना, वो भी प्रॉब्लम कर सकती हैं बेबी की फर्दर डिसेंड होने, मतलब बेबी एवरेज साइज़ का है, पेल्विस भी नॉर्मल है, लेकिन यूट्राइन एनॉमलीज हैं तो आप वो भी पैसेज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। सर्वाइकल एनॉमलीज हैं वो भी पैसेज में आएगा। वेजाइनल के अंदर कोई सेक्टम है, कुछ और है, तो वो भी पैसेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कि सिंपल रखने के लिए आप ये बोनी पेल्विस याद रखें। तो अब क्या हो सकता है? CPD जो है ना वो एक बहुत बड़ी कॉज है। अब क्या होती है? CPD एब्सोल्यूट भी होती है, रिलेटिव भी होती है। एब्सोल्यूट क्या होता है कि हर के पेल्विस जो है ना वो हर बेबी के लिए ही स्मॉल है, मतलब उसमें से नॉर्मल साइज़ का बेबी भी डिलीवर नहीं हो सकता। और रिलेटिव CPD क्या होती है? जो कि मोस्ट कॉमन होती है, मतलब अगर एक बेबी गुड साइज़ है लेकिन वो नॉर्मल साइज़ के पेल्विस से क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी एवरेज साइज़ का होगा तो उसी पेल्विस से वो डिलीवर हो जाएगा। तो यूजुअली CPD जो होती है ना वो रिलेटिव ही होती है, इनके बेबी पे डिपेंड करता है और पेल्विस साइज़ दोनों के ऊपर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट CPD किसके अंदर होती है? जिसमें पेल्विक ट्रॉमा हो, फ्रैक्चर हो, उसमें फिर शॉर्टनिंग हो जाती है ना सारे डायमीटर्स की, तो एब्सोल्यूट ज़रा रेयर होती है। हाइट लेस देन 5 फीट 1.6 मीटर्स, यानी कि मतलब 4 फीट 11-10 इंच से कम हो तो उसमें नॉर्मल, ठीक है। अब ये देखें पेल्विस के टाइप्स है। देखिए गायनिकॉइड पेल्विस है, मोस्ट फेवरेबल पेल्विस डिलीवरी के लिए। ये एंड्रॉइड पेल्विस है, जिसको मेल शेप पेल्विस या हार्ट, देखिए हार्ट की तरह होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि इंटर स्केल डायमीटर बहुत कम होता है। अब इसमें क्या होता है, कौन सी जो है वो इसमें मैल पोजिशन होती है, डीप ट्रांसफर रेस्ट होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि जो इसके स्पाइंस के लेवल पर रोटेशन होती है, तो लेकिन इसमें बेबी क्या होता है कि वो ट्रांसफर डायमीटर में स्टक कर जाता है। ये एंथ्रोपॉइड है, इसमें क्या है कि एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है और ट्रांसफर डायमीटर कम है। ये किस चीज़ के लिए फेवरेबल पोजीशन है? ये परसिस्टेंट ऑक्सीटोपोस्टीरियर को फेवर करती है, तो इसमें बहुत प्रोलॉन्ग लेबर होगी और डिफिकल्ट डिलीवरी होगी, ठीक है। सिजेरियन में भी एंड अप कर सकता है अगर ऑक्सीटोपोस्टीरियर पोजीशन डिलीवर नहीं होती, क्योंकि लेबर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है, बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि जो होता है ना 11 सेंटीमीटर डायमीटर पास कर रहा है ना, इसके अंदर आपने पढ़ा है कि ऑक्सीटोपोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर होता है, तो उसमें और स्ट्रेच कहाँ पर होता है? बहुत ज़्यादा सर्विस को स्ट्रेच करता है और पोस्टीरियरली पुश करता है, तो पेशेंट को ना रेक्टम में बहुत पेन होती है और बैक, इसको बैक लेबर भी कहते हैं, बहुत स्वेयर बैक होता है ऑक्सीटोपोस्टीरियर पोजीशन अगर प्रेजेंट कर रही हो ना लेबर में। ये फ्लैटेड पॉइड है, ये देखिए फ्लैटेंड है, ये ट्रांसवर्सली ज़्यादा है और एंट्रोपोस्टीरियर कम है। अब इसमें क्या होता है कि बेबी ऊपर ही हेल्ड हो जाता है, और ये वाली जो पेल्विस है किसको प्रमोट करता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को, ठीक है। आपने देखा ना कि ये नॉर्मल पेल्विस है, इसमें डीप ट्रांसफर रेस्ट, इसमें परसिस्टेंट ऑक्सीटोपोस्टीरियर पोजीशन, और ये अब फीटल कॉजेज भी हैं CPD के, भी नहीं सिर्फ बोनी पेल्विस या मेटरनल जो पैसेज है जिसमें यूट्रस सर्विक्स और वेजाइनल है। कभी ऐसा होता है कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन जो होता है फीटल कॉजेज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से CPD हो जाती है। कैफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है ना, मतलब पेल्विस भी और कैफेलिक भी आता है,
तो बेबी के हेड में या उस रीजन में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाइड्रोकेफेलस है, बेबी का डायमीटर ही हेड का इतना ज़्यादा है लेकिन पेल्विस नॉर्मल तो नहीं क्रॉस कर पाएगा। फीटल नेक ट्यूमर्स हैं और ये मेल पोजीशन ऑक्सीटोपोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम कॉज करती है लेबर में 11 से। देखिए और सबसे पहले हम ऑक्सीटोपोस्टीरियर देखते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है। ये देखिए मेटरनल पेल्विस है, ये सैक्रम है, आगे सिम्प्लिस प्यूबिस, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीटोपोस्टीरियर है। लेफ्ट साइड के ऊपर होगा ऑक्सीपुट तो फिर ये लेफ्ट होगी, राइट के ऊपर होगा तो राइट ऑक्सीटोपोस्टीरियर होगी, ठीक है। अब आप ये देखें, ये सिम्प्लिस प्यूबिस है, ये पीछे सैक्रम है, ये प्यूबिक ये सारा जो है पेल्विस की, ठीक है, वो है बाउंड्री है। तो ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेले है, ये एंटीरियर फॉन्टेनेले है, ये इस पोजीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये इसकी रोटेशंस होनी है, ये पूरा अगर आप समझेंगे सर्कल है 360 डिग्री का, जो पेल्विक कैविटी है आप उसको 360 डिग्री का एक सर्कल लें, ठीक है। अब दो इसके अंदर जो है ना, जो 2 से 3 जो है ना, ये जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। फेवरेबल क्या है कि जो ये एक लॉन्ग रोटेशन ले ऐसे, मतलब यहाँ से मूव करना शुरू हो और ये पूरा सर्कल के साथ मूव करता करता सिम्प्लिस प्यूबिस के जाके फिट हो जाए। लॉन्ग रोटेशन होती है जो कि 1/8 ऑफ सर्कल मूव करना पड़ता है, तो ये ऑक्सीटोपोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन हो जाएगी जो कि फेवरेबल है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ईजी हो जाएगी। अब दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि शॉर्ट एंटीरियर पोजीशन, मतलब मूव एंटीरियरली ही करना है, ये लॉन्ग थी और ये शॉर्ट है, अब ये इधर मूव कर जाता है इस साइड के ऊपर, शॉर्ट रोटेशन ले लेता है, तो उससे क्या होगा कि ये ट्रांसवर्स के अंदर आकर फिट हो जाएगा, फिर तो ये डीप ट्रांसफर अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि रोटेशन नहीं होती, इसी तरह रहता है, तो ये भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि ऑक्सीटोपोस्टीरियर पोजीशन के अंदर प्रेजेंट कर रहा है, डिले होगी लेबर। या शॉर्ट पोस्टीरियर पोजीशन होती है कि डायरेक्ट उसके नीचे आके फिट हो जाता है, शॉर्ट मतलब ये इस तरह आ जाए जस्ट यूँ, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीटोपोस्टीरियर पोजीशन हो जाएगी जो डिले होगा लेबर में, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीपुट कैसे डिलीवर होता है, फेस टू प्यूब्स, ठीक है, यानी कि प्यूबिक सिम्प्लिस के नीचे फेस होता है, तो वैसे तो एक्सटेंशन होती है पोजीशन बेबी की हेड की, लेकिन डिलीवर क्या होता है कि ये इसको फ्लेक्स करके बेबी को डिलीवर करना पड़ता है ताकि डायमीटर कम हो जाए और पेल्विक ट्रॉमा कम से कम हो, तो ये मैनुअल फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, देखें हेड से पकड़ के ना। नेक्स्ट ये देखिए हाइड्रोकैफ है, ये फीटल नेक ट्यूमर्स हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर एंटर नहीं होते। अब पैसेंजर है, अब पैसेंजर में मेल प्रेजेंटेशन और मेल पोजीशन दोनों ही आ जाती है। मेल पोजीशन आपने पढ़ लिया, डीप ट्रांसफर रेस्ट, और ऑक्सीटोपोस्टीरियर पोजीशन किस तरह होती है, ठीक है ना, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है। स्कल है, ये डायमीटर्स हैं, सूचर्स आपको पता है कि एंटीरियर फॉन्टेनेले डायमंड शेप होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले ट्रायंगुलर होता है, ये आपको सूचर्स पता होना चाहिए। अगर पोस्टीरियर फॉन्टेनेले फील हो रहा होगा तो ये ऑक्सीपुट के वर्टेक्स पोजीशन होती है, दोनों फॉन्टेनेले फील हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हेड जो है ना वो एक्सटेंडेड है, फ्लेक्स नहीं है। एंटीरियर फॉन्टेनेले भी फील हो रहा है तो इसका मतलब एक्सटेंडेड पोजीशन है। जब हेड वेल फ्लेक्स होता है तो एंटीरियर फॉन्टेनेले फील नहीं होता एग्जामिनेशन पे, सिर्फ पोस्टीरियर फील होता है, ठीक है। तो इसलिए फॉन्टेनेले की जो आपको एनाटॉमी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अभी डायमीटर्स देखें क्या है, ये जो फेवरेबल फॉर डिलीवरी क्या है, सब ऑक्सीपिटोप्रेग्मेटिक, इसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन करके 9.5 सेंटीमीटर। ये फेस प्रेजेंटेशन में सब मेंटोप्रेग्मेटिक, ये भी 9.5 सेंटीमीटर, इसमें ये वाला एरिया प्रेजेंट करेगा फेस वाला, ठीक है। ये मेंटो वर्टिकल जो कि इम्पॉसिबल टू डिलीवर, जिसको ब्रो प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, सॉरी 11 सेंटीमीटर ऑक्सीपिटो फ्रंटल है। ये जो ये वाला है यहाँ से फ्रंटल बोन से लेकर ऑक्सीपिट तक 11 सेंटीमीटर जो कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में डिलीवर प्रेजेंट करता है। ये है मेंटो वर्टिकल, मेंटम चेन से लेकर वर्टेक्स तक, ये इम्पॉसिबल टू डिलीवर है 13.5 सेंटीमीटर, जिसको ब्रो प्रेजेंटेशन कहते हैं। ब्रो हम देखेंगे कैसे डिलीवर हो सकता है, अगर तो 13.5 सेंटीमीटर ही रहता है तो डिलीवरी इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो जो है फ्लेक्स होके जो है एक्सटेंड होके फेस प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाए या फ्लेक्स होके ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में कन्वर्ट हो जाए तो मतलब 11 सेंटीमीटर हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, जो कि फेस और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर तो डिलीवरी हो सकती है। अगर मेंटो वर्टिकल रहेगा तो डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। अब इनकी मेल प्रेजेंटेशन क्या है, फेस प्रेजेंटेशन, ये फेस प्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रो वाला एरिया प्रेजेंट कर रहा है। फेस और ब्रो को आपने कंफ्यूज नहीं करना, फेस प्रेजेंटेशन में पूरा फेस प्रेजेंट कर रहा होता है ये वाला एरिया, ब्रो के अंदर ये फोरहेड और ब्रो और रूट ऑफ द नोज तक प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये ब्रीच है, ये शोल्डर प्रेजेंटेशन है, जो ट्रांसवर्स लाए और ऑब्लिक लाए। अभी देखें फेस प्रेजेंटेशन क्या है, ये मेंटो इंटीरियर है, ये मेंटो पोस्टीरियर है। मेंटो इंटीरियर जो है फेवरेबल है डिलीवरी के लिए, ठीक है, ये फ्लेक्स होकर हेड डिलीवर हो जाएगा। मेंटो पोस्टीरियर में क्या होगा, चेंज होगी, वो स्टक हो जाएगी और बेबी का हेड और एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर वो डिलीवर नहीं होगा। 1 in 500 केसेस के अंदर फेस प्रेजेंटेशन होती है,
सबमेंटो प्रेगमेटिक डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर प्रेजेंट कर रहा होता है। कॉजेज क्या, एक्सटेंडेड नेक है, फीटल थायराइड है, एक्सेसिव टोन ऑफ नेक मसल्स हैं। अब प्रेजेंट क्या कर रहा होता है, तो आइज़ तो बहुत ज़्यादा पैल्पेबल नहीं होती, हो सकती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होता है कि जो फेशियल बोन्स हैं, नोज़ और माउथ, ये प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, मेलर रेमिनेंसेस होती है ना, वो प्रेजेंट कर रही है, जो चीक बोन्स होती है। मेंटो इंटीरियर डिलीवर हो सकता है वेजाइनली, मेंटो पोस्टीरियर को आपको सिजेरियन के थ्रू ही डिलीवर कराना पड़ता है। फोर्सेप्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैक्यूम नहीं अप्लाई करना। ठीक है, वैक्यूम क्यों नहीं अप्लाई करना, तो इरेगुलर सर्फेस है वो अप्लाई ही नहीं होगा और सेक्शन डेवलप भी नहीं होगी। दूसरी बात है फेस पे ट्रॉमा भी हो सकता है ना। और ठीक है, अब ये ब्रो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ब्रो में जो ये वाला एरिया है ना, ये होता है प्रेजेंट कर होता है फोरहेड और रूट ऑफ द नोज। ये देखें, फोरहेड और रूट ऑफ द नोज 1 in 2200 केसेस में होता है, रेयर है। मेंटो वर्टिकल जो डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर प्रेजेंट कर रहा होता है। नेजियन और सुप्राऑर्बिटल रिजेस यानी कि ब्रो वाला एरिया फील हो रहा होता है। नेजियन किसे कहते हैं, रूट ऑफ द नोज, जहाँ से नोज अराइज हो रही होती है। फोरहेड जहाँ पे खत्म होता है, नोज अराइज होती है। अगर फ्लेक्स होकर ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन में कन्वर्ट हो जाए तो डिलीवर हो जाएगा, या फर्दर बिल्कुल एक्सटेंड हो जाए तो फेस प्रेजेंटेशन बन जाएगी, तो भी डिलीवर हो जाएगा। तो ब्रो प्रेजेंटेशन क्या होती है, मिडवे पोजीशन होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के दरमियान में। ठीक है ना, वेजाइनल डिलीवरी जो है वो इम्पॉसिबल होती है अगर ब्रो परसिस्ट करे। ब्रो प्रेजेंटेशन की भी वही कॉजेज हैं जो कि फेस प्रेजेंटेशन की कॉजेज है। इसमें पेल्विक ट्यूमर्स, नेक के ट्यूमर्स आ जाते हैं, या एक्सटेंसिव जो एक्सटेंशन होती है एक्सटेंशन मसल की, अगर ज़्यादा टोन हो तो एक्सटेंड हो जाते हैं ना, तो वही कॉजेज जो फेस की हैं वही ब्रो की हैं। अब जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैंने एट द एंड इसलिए रखी है क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं ब्रीच, तो 1 to 3% जो है ना ये प्रेजेंटेशन होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। मैटरनल फीटल प्लेसेंटल कॉजेज होती हैं। मैटरनल कॉजेज के अंदर क्या आएगा कि कोई पेल्विक ट्यूमर्स होंगे, या कोई फाइब्रोइड यूट्रस होगा, यूट्राइन एनोमलीज होंगी, जिसकी वजह से बेबी ब्रीच पोजीशन के अंदर टर्म तक जाता है। ठीक है, फीटल कॉजेज के अंदर क्या होगा कि वही नेक ट्यूमर्स या हाइड्रोकेफलस है जो कि पेल्विस में एंगेज नहीं होने देता, हेड को बेबी ब्रीच पोजीशन में रहता है। प्लेसेंटल कॉजेज के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया है, या कोई हाइड्रोपिक प्लेसेंटा है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना। अब 3 जो है ना, इसकी मैनेजमेंट की ऑप्शंस आपने हमेशा पेशेंट को देनी है। नंबर 1 ऑप्शन देनी है ECV की। ECV का एक्सटर्नल कैफालिक वर्जन है, 36 से 37 वीक्स पे आप कर सकते हैं। 36 पे करना है मल्टी में, 37 पे करना है प्राइमरी में। एब्डोमिनल जो है ना वो रोटेट करते हैं बेबी को कैफालिक पोजीशन के अंदर। सेकंड ऑप्शन देनी है आपने सिजेरियन सेक्शन की, और थर्ड ऑप्शन देनी है आपने वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी की। सिजेरियन सेक्शन यूजुअली सेफ होता है, तो इसलिए ज़्यादातर केसेस के अंदर सिजेरियन सेक्शन ही ऑप्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा भी होता है कि हमारी पेशेंट जो अक्सर जो है ना वो नॉन कंप्लाइंट होती हैं, अनबुक्ड होती हैं, और फुली डायलेटेड एक्टिव फेज ऑफ लेबर में वो ब्रीच डिलीवरी के साथ आ जाती हैं, और फॉरन सिजेरियन पॉसिबल नहीं होता। तो ब्रीच डिलीवरी की स्केल जो है ना वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ब्रीच डिलीवरी जो है ना फेवरेबल केसेस के अंदर, सिलेक्टेड केसेस के अंदर जो है ना हमें इसकी जो है ना ड्रिल होनी चाहिए, ताकि ट्रेंड रहें। ठीक है ना, ट्रेनिंग जो है ना वेजाइनल डिलीवरी की लॉस नहीं होनी चाहिए इस वजह से। तो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी भी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन। ये देख लें आपके टाइप्स ऑफ ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच है जिसको हम एक्सटेंडेड ब्रीच भी कहते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रीच या जो है इसके अंदर जिसमें फुट भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा उन्होंने, पिक्चर थोड़ी सी ठीक नहीं है ये। तो जो फुटलिंग ब्रीच होती है उसमें क्या होता है, जैसे बेबी जो होता है ना जैसे चेयर में बैठा हो ना, तो जिस तरह दोनों लेग्स जो हैंग कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर यही होता है कि फुटलिंग ब्रीच और जो होती है ना दूसरी फ्लेक्स ब्रीच जिसमें फीट भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो फेवरेबल नहीं है डिलीवरी के लिए, लेकिन एक्सटेंडेड ब्रीच जो है ना वो फेवरेबल है। तो इसमें बहुत अच्छा जो है ना फिक्स हो जाता है पेल्विस के अंदर आपका डायमीटर, और उसी तरह स्ट्रेच करता है जैसे कि वर्टेक्स स्ट्रेच कर रहा होता है। ठीक है, अब डिले इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये तो आपने सारी फर्स्ट स्टेज की कॉजेज पढ़ ली ना। डिले इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज में वही कॉजेज हैं कि मेल प्रेजेंटेशन ही नहीं डायग्नोज हो रही, या मेल पोजिशन परसिस्ट कर रही है। ठीक है, और वो CPD है, और कॉन्ट्रेक्शन या तो सेकंड स्टेज में आके कम हो गई हैं, या पेशेंट एग्जॉस्ट हो गई है, तो सब वही कॉजेज जो है ना वो आगे एक्सटेंड होकर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आ जाती हैं। अब सर्विस बस ये कि फुली डायलेट हो गई है। प्राइमरी ग्रेविटा में मोर देन 2 आवर्स और मल्टी ग्रेविटा में मोर देन 1 आवर अगर हो जाए तो ये इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। लेकिन अगर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया होगा तो प्राइमरी ग्रेविटा में 3 आवर्स तक
और मल्टीग्रेडा में 2 आवर्स तक नॉर्मल लेनी है, उसके बाद फिर उसको कहेंगे प्रोलॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि बहुत केयरफुली आपने ऑक्सीटोसिन देनी है, वरना क्या होगा कि रप्चर यूट्रस का इंसिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी आप करवा सकते हैं असेस करके, ठीक है। अगर रिजिड पेरिनियम है जो कि प्राइमरी इसमें होता है तो फिर एपिज़ोटमी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कि अगर सब चीज़ें फेल हो जाएँ तो फिर आपने फ़ॉरेन सिज़ेरियन की तरफ प्रोसीड करना, ताकि फीटल और मेटर्नल मोबिलिटी और मोर्टेलिटी को कम करने। अभी कि आपके असाइनमेंट ये है कि 2 वीडियोस मैंने ना अटैच किए हैं, इसके साथ में एक विजाइनल ब्रीच डिलीवरी है और एक ऑक्सीटोसिन पोजीशन की है कि किस तरह उसमें क्या मैकेनिज्म होता है। तो प्लीज़ आप ये देखें वीडियोस और ना घर में डॉल पे प्रैक्टिस कर लें।